आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पहले उपविषय इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा में हम समझ सकते हैं कि अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वे कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने देश को आज़ाद कराया। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता थी क्या या ज़रूरत थी क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि भारत देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था या अंग्रेज़ों के अधीन था। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेज़ हम पर शासन करने के ही उद्देश्य से आए थे, नहीं, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और लेकिन धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे और हमारे राजाओं और महाराजाओं की उदासीनता को देखते हुए वे हम पर काबिज हो गए, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश के राजाओं और महाराजाओं की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज़ जो है हमारी भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बनते चले गए और अपनी कुटिलता के परिणाम स्वरूप उन्होंने हम पर शासन करना आरंभ कर दिया और पूर्ण रूप से हमारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। और एक बार जब वो हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिए तो 2-4 वर्षों तक नहीं बल्कि 200 सालों तक वो हम पर शासन करते रहे और तरह तरह से वे भारतीयों को परेशान करना प्रारंभ कर दिए। हम कह सकते हैं कि वो परेशान नहीं बल्कि वो हम पर या भारतीयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे वो इतना जटिल होता चला गया कि भारत के जो लोग थे वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोग लामबंद होना प्रारंभ कर दिए या हम कह सकते हैं कि एकजुट होना प्रारंभ कर दिए। और जब एकजुट होना प्रारंभ कर दिया लोगों ने तो अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह, उनके मन में विद्रोह की भावना का जन्म हुआ और इस विद्रोह की भावना का जन्म हुआ तो हम कह सकते हैं कि उन लोगों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना का भी जन्म होने लगा। तो इस तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ जब लोगों का रहना असहनीय हो गया और उस व्यवस्था के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे तो यह प्रक्रिया जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या था, यानी कि वो कौन कौन से कारण थे जो कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को लाने के लिए उत्तरदायी रहे। तो भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या था कि औपनिवेशिक शासन, या यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब अंग्रेज़ जो थे वह आए दिन, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे अंतराल पे, कुछ समय के अंतराल पर वो एक ऐसा कानून लेकर के आते थे जो भारतीयों के हित में नहीं था और उस कानून के द्वारा वो भारतीयों पर आए दिन अत्याचार किया करते थे और जिससे क्षुब्ध होकर के भारतीय जो है एकत्रित होने लगे और इनके विरुद्ध जो है क्रांति का रास्ता ही बचा और वो ये जान गए कि अब हम अंग्रेज़ों से छुटकारा सिर्फ क्रांति के माध्यम से ही मिल सकता है। तो वो क्या किए कि जब ये सब क्रांतियों का जो दौर चल रहा था उस समय क्या था कि 19वीं शताब्दी के ये जो सब कुछ घटनाएं घटित हो रही थी वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही घटित हो रही थी। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब क्या होता है कि 1801 से लेकर के 1900 तक का जो समय रहा वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम कह सकते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय 1801 से लेकर के 1900 तक का जो समय था यह उत्तरार्ध था। कौन सा? 19वीं शताब्दी का। तो इसमें क्या हुआ कि इस समय में यानी 1850 के बाद कई क्रांतियाँ हुई, लेकिन सबसे जो मुख्य क्रांति थी वह थी 1857 की क्रांति। यह क्रांति वही थी जिसने पहली बार
पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ऐसा नहीं था कि 1857 के पहले कोई क्रांतियां नहीं होती थीं, लेकिन वह क्रांति जो होती थी वह क्षेत्रीयता के आधार पर होती थी। जैसे बिहार में क्रांति हो रही है या बिहार के लोग किसी व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेज़ों के व्यवस्था के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं उस व्यवस्था के खिलाफ, तो उस क्रांति से उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं होता था, उस क्रांति से पश्चिम बंगाल के लोगों को कोई मतलब नहीं होता था, चूँकि ये क्षेत्रीयता के आधार पर क्रांतियाँ होती थीं और इसीलिए यह सारी क्रांतियाँ एकदम से असफल होती रहीं। लेकिन पहली बार 1857 में जब क्रांति हुई तो यह क्रांति पूरे भारत देश को एकजुट करने में कामयाब रही और हम कह सकते हैं कि चूंकि यह भी क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ही एक ऐसी क्रांति थी जो अंग्रेज़ों के शासन की नींव को हिला करके रख दिया था। तो बच्चों, और इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी युग के बारे में जानेंगे। गांधी युग का मतलब ये जो 1919 से लेकर के 1947 का जो युग है या जो समय है, यह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं, एक प्रश्न ये भी बन सकता है आप लोगों का कि गांधी युग कब से कब माना जाता है, या गांधी जी का जो युग था वह कब से कब माना जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1919 से लेकर के 1919 से लेकर के 1947 का जो समय है वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, या हम कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि एक अंग्रेजी शासन व्यवस्था में एक नया मोड़ लेकर के आया। गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने सत्याग्रह को आधार बनाया, एकदम से उल्टा, एकदम से विपरीत। क्योंकि इससे पहले जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी, जिन देशों में क्रांतियाँ हुई थी, वह तलवारों के बल पर हुई थी, वो संघर्षों के माध्यम से पाई गई थी। अपने देश को आज़ाद लोग इस सत्याग्रह के माध्यम से नहीं बल्कि तलवारों के माध्यम से कराए थे। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे वो रूस की क्रांति रही हो, चाहे जहाँ की क्रांति रही हो। लेकिन गांधी जी जब आए तो उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि हम न तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, न तो मार काट करेंगे, हम सत्य के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करेंगे और उनको हम भगा भी देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1919 से लेकर के 1947 का जो काल रहा वो गांधी युग के नाम से जाना गया और गांधी जी ने सत्याग्रह को आधार बना करके आंदोलन प्रारंभ किया। वैसे तो गांधी जी ने कई प्रकार के आंदोलन चलाए थे, लेकिन 3 आंदोलन जो थे वह मुख्य थे। प्रमुख रूप से 3 आंदोलन ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया, हम कह सकते हैं, जो कि व्यापक प्रभाव डाला भारतीय राजनीति में। वह था, पहला था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से 1934 तक चला। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने 1942 से प्रारंभ किया था। तो आइए चलते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पर और देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो पहले बता दिया कि भारत में राष्ट्रवाद का जो कारण था वो औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो ये आपको मोटे तौर पर बताया गया है। अब आपको हम यहाँ ले चलते हैं और विस्तृत तरीके से आपको हम बताना चाहेंगे कि किन किन तरीकों से या किन किन पॉइंटों पर भारत में राष्ट्रवाद का आगाज हुआ और सफलतापूर्वक आगाज हुआ। तो पहला जो कारण था वह था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन। यह जो आंदोलन था वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो थे वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियां थीं उसके विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इसमें जो था वह भारतीयों के लिए कुछ नहीं था, भारतीयों को सताने के अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। तो इनकी जो ये नीतियां थीं यह भारतीयों को नागवार गुजरी और वह आंदोलन के लिए विवश हो गए। दूसरी पॉइंट आपकी है कि आर्थिक कारण। जिस समय अंग्रेज जो है भारत पर शासन कर रहे थे
उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे कानून लगा दिए थे जिससे भारतीयों के पास उतना अधिक पैसा नहीं था। किसानों की जो हालत थी वह बद से बदतर स्थिति में थी, या हम कह सकते हैं कि किसानों की रीढ़ जो है टूट चुकी थी, क्योंकि उन पर तरह तरह के कर लगा दिए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था, अनाज का जो क्रय विक्रय था वह पक्षपातपूर्ण था, 2 प्रकार के बटखरे थे, लेने के अलग और देने के अलग। तो इस तरह से जो भारतीय कृषक थे या भारत के और जो लोग थे छोटे, चूंकि उस समय बड़े बड़े उद्योग धंधे तो थे नहीं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। तो जब स्थितियां ऐसी विपरीत हुई तो क्या किए कि जो मालिक हुआ करते थे कुटीर उद्योगों के, उन्होंने जो है अपना धंधा छोड़ दिया, उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके वह भी श्रमिक बन गए, चूँकि फ़ायदा तो हो नहीं पाता था। और उसका कारण भी था, कारण ये था कि अंग्रेज़ जो थे वह कच्चे माल को अपने यहाँ से लेके इंग्लैंड चले जाते थे और वहाँ से वो मशीनों के द्वारा कपड़ों की छपाई या बुनाई करके वह भारत में ला करके सस्ते दामों पर वो बेचा करते थे। क्यों सस्ते दामों पर भेजा करते थे? क्योंकि जो टैक्स था वह टैक्स को नहीं लेते थे। अंग्रेज़ जो थे वह आयात निर्यात करने का वो टैक्स नहीं लेते थे। अभी आप देखिए कि जो आप लोग रीबॉक का जूता पहनते हैं 3000, 4000, 5000, अगर इस पर से टैक्स को हटा दिया जाए तो वही जूता आपको 1500, 2000 तक मिल जाएगा। आप अब कहेंगे कि तब तो सरकार हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। नहीं, सरकार नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है। आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से ही सरकार जो है हमारे लिए, या हम कह सकते हैं कि पूरे भारत की जनता के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करती है। जैसे सड़कों का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ, हमारी सेना को मजबूत करने के जो साजो सामान हुआ करते हैं युद्ध के, वो हमारे ही टैक्स के पैसों से ही मिलता है। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, टैक्स को समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनका जो उद्योग धंधा था या उनका जो बेचने का जो कपड़े बेचने का माध्यम तरीका था वो बहुत ही आसान था और सस्ता भी मिलता था, चूँकि टैक्स तो लगता नहीं था। और भारत के जो कुटीर उद्योग थे जो सूती कपड़ों की वो बुनाई करते थे, चूँकि वो कास्टली पड़ता था इसलिए महंगा भी बिकता था। तो अब भारत में अब क्या हो गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए वस्त्रों की बिक्री अधिक होने लगी और भारत में बने हुए कपड़ों की बिक्री जो है वह कम होने लगी। कारण क्या था कि भारतीय कपड़े महंगे मिलते थे और अंग्रेज़ों के द्वारा लाए हुए कपड़े जो है सस्ते मिलते थे। तो इस तरह से जो कुटीर उद्योग थे वह भी लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गए और जो वहाँ के मालिक हुआ करते थे वह जो है अपना सब कुछ कारोबार छोड़ करके कृषक बन गए। तीसरा जो पॉइंट आपका आता है वह है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से क्या, इस आंदोलन से क्या संबंध है संबंध, क्योंकि अंग्रेज़ों को कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जो कि हिंदी को अंग्रेजी में समझकर उनको समझा सकें। और कुछ चूँकि अंग्रेज़ जब बोलते थे उनकी भाषा भारतीय नहीं समझ पाते थे, और जब भारतीय बोलते थे तो उनकी भाषा अंग्रेज़ नहीं समझ पाते थे। कारण क्या था? क्योंकि भारतीय हिंदी बोलते थे और अंग्रेज़ जो है अंग्रेजी बोलते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि अंग्रेजी सीख करके उसको ट्रांसलेट कर दे, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी। तो कुछ लोगों को उसने अंग्रेजी सिखाया जो कि एक दूसरे की भाषा को समझने में उन्हें आसानी हो। तो उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे और वह भी अंग्रेजी सीख गए। तो जब वो अंग्रेजी सीख गए, अब यहीं थोड़ा सा समझने की चीज़ है, जब वो अंग्रेजी सीख गए तो क्या हुआ, जो मोटी मोटी किताबें दार्शनिकों की थी वहाँ उसको पढ़ने लगे लोग। और पढ़ने के बाद उनको लगा कि अरे फ्रांस में तो ऐसी क्रांति हो गई, लोगों ने इस तरह से फ्रांस को आज़ाद करा दिया, रूस में तो इस तरह से क्रांति आई, रूस के लोगों ने तो इस तरह से रूस को आज़ाद कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने तो ऐसा कहा है। तो ये जो सारी चीज़ें थीं, ये सारी चीज़ें भी राष्ट्रवाद की भावना को या राष्ट्रवाद के आंदोलन में सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि ऐसे भी लोग अंग्रेजी जान गए थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, और वे लोग और लोगों को अंग्रेजी पढ़ना सिखा दिया। वे लोग और भी लोगों को अंग्रेजी पढ़ना सिखा दिए, जिससे कि एक क्रांति का जो माहौल था वो और तेज़ी से आगे बढ़ा।
और चौथा पॉइंट आपका है कि मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे भारत में जैसे यूरोप में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था वह औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था, लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो भारत में मध्यम वर्ग का कैसे उदय हुआ? तो भारत में मध्यम वर्ग का उदय इस तरह से हुआ कि जो अंग्रेजी सीख चुके थे वे पढ़ने लिखने में बहुत आगे निकल गए और कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, लेकिन इनको समाज में या अंग्रेज़ों की तरफ से इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे और उनके मन में कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना थी अंग्रेज़ों के प्रति कि ये लोग जो है हम लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने ही देश में एक गुलामों जैसी स्थिति का सामना करें या गुलामों जैसा जीवन यापन करें, और जो हम पर शासन कर रहा है वो हमारे देश का है भी नहीं, फिर भी हमारा राजा बन बैठा है। तो इस तरह की जो भावनाएं थीं, ये मध्यम वर्ग के लोग जो है सामने आकर के खुल करके इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो मध्यम वर्ग का उदय इस तरह से हुआ। पांचवा जो आपका पॉइंट है वह है साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। अब आप कहेंगे कि साहित्य और समाचार पत्रों का योगदान किस तरह से रहा? तो हम देखते हैं कि उस समय जो था साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन भी मतलब छपाई भी उनका होना आरंभ कर दिया था। उसमें ऐसे ऐसे समाचार पत्र छपते थे जो अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध छपाई का काम करते थे, या अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लिखते थे कि अंग्रेज़ किस तरह से हम पर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से हम पर जुल्म ढा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वह समाचार पत्रों के माध्यम से वो लिखते थे। तो ये समाचार पत्र जब छपते थे तो लोगों के बीच में जब जाता था, लोग जब पढ़ते थे, चूँकि उस समय शहर और गांव में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, दूरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज की तरह फ़ोन की व्यवस्था तो थी नहीं कि तुरंत फ़ोन करिए और पता चल जाए कि शहरों का क्या हाल है। तो यही सेम सारी स्थितियाँ उस समय थी कि समाचार पत्रों की जब छपाई हुआ करती थी तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि अंग्रेज़ जो है हमारे खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, ये जबकि उचित नहीं है। आइए अब देखते हैं छठवां पॉइंट कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद के आंदोलन में अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया। तो पहली चीज़, जो हमारा समाज था वह पुरानी परंपराओं से जकड़ा हुआ था। जैसे मान्यता थी कि अगर आप अपना देश छोड़ करके समुद्र पार करके या किसी विदेश में चले जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो मानसिकता थी, संकीर्ण मानसिकता थी। और यह भी था कि जब कोई जब कोई व्यक्ति मर जाया करता था तो उसी के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा उसकी चिता में जला दिया जाता था। तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं हमारे समाज में, यह साहित्यों के प्रकाशन होने से या जो हमारे समाज सुधारक हुए जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, इन सब के प्रयास से ये जो संकीर्ण मानसिकता थी हमारे समाज में वो धीरे धीरे समाप्त होती गई और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। तो सातवां जो आपका पॉइंट है वह है प्रजातीय विभेद नीति। कहने का मतलब कि अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसे ऐसे कानून लाए गए कि जो कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग सिद्धांत थे। जैसे कि अगर भारतीय छोटा सा भी कोई अपराध करता है तो उसको अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अंग्रेज अगर जघन्य अपराध भी किया करते थे तो उनको कम से कम सज़ा दी जाती थी। तो ये जो सारी स्थितियां थीं वह भी भारतीयों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित की या विवश कर दी। अगला पॉइंट है आपका भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण से क्या समझ सकते हैं आप कि भारत राजनीतिक रूप से एक हो गया। कैसे हो गया कि अंग्रेज़ों ने जब शासन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर शासन करना प्रारंभ किया, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई जो कि पूरे भारत देश को जो है एक कर दी। ये जो 1857 की क्रांति हुई उस समय पूरा देश एक हो गया और चूंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज शासन चलाते थे
लेकिन उस समय पहली बार राजनीतिक रूप से पूरे भारत को एक करके अंग्रेजी शासन नीति अपनाई गई, या अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति थोपी भारत के लोगों पर जो कि संपूर्ण भारत को एक करने का काम किया। अगला पॉइंट है सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ क्या थी कि जैसे भेदभाव की जो स्थिति थी, जैसे जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेज़ तो जा सकते थे लेकिन वहाँ भारतीय नहीं जा सकते थे। जैसे कि भारत में जो ट्रेनें चलती थी, जो एसी कोच हुआ करता था, उसमें भारतीय नहीं जा पाते थे। अगर चले भी गए गलती से तो उन पर कर लगा दिया गया या उनको वहाँ से दंडित करके भगा दिया गया। तो ये जो इनकी नीतियाँ थीं वह भी भयानक सिद्ध हुई, और उस समय तरह तरह के वो लोग कानून बनाना प्रारंभ कर दिए। और उस समय दो ऐसे शासक आए, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। ये दो ऐसे थे जिन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे कानून लाए जो भारतीयों के हित में नहीं थे। लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया। ये प्रेस एक्ट ऐसा था कि जिसने प्रेस की आज़ादी पर बैन लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और उसने कहा कि अगर आप अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था के पक्ष में या उसकी बड़ाई के लिए अगर आप छाप रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप उस शासन व्यवस्था की बुराई कर रहे हैं अंग्रेज़ों के तो आपका प्रेस बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का शासन लाया गया। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि उसने एक ऐसा थोड़ा सा उसने समझदारी का काम किया था कि उसने एक ऐसा कानून लाया जो अंग्रेज़ों के फैसले भारतीय जज भी कर सकते थे। चूँकि अंग्रेज़ों को लगा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो अगर भारतीय हम पर शासन मतलब हमारा फैसला सुनाएगा तब तो वो बहुत कठोर सज़ा दे देगा। तो अंग्रेज़ों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया तो लॉर्ड रिपन को यह फैसला जो है वापस लेना पड़ा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे कल यानी कि अगले वीडियो में आपको गांधी जी के बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, गांधी जी ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। इन सब सारी चीज़ों के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।